अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे 2 दिनों के बाद लौट रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं कहाँ खामा फरसाई कर रहा था, कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, किन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था, उसका भी मैं थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करता हूँ आपसे। उस हवाले से मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। और बहुत सी इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं। जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ इस वक्त साइफर केस का ट्रायल जो है अडियाला जेल के अंदर खुफिया और गैर खुफिया एक नए सिरे से इस वक्त जारी है। और एक दिन पहले वहाँ पर खासी खींचातानी हुई, खासी मुंह मारी हुई। एक तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ, दूसरी तरफ जज साहब और उनके साथ जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं मशहूर ज़माना जनाब रिजवान अब्बासी साहब। वो खासी खींचातानी भी वहाँ पे हुई। वो क्यों हुई और साइफर केस की वजह से कहाँ कहाँ एक जलजला आ रहा है और खौफ में लोग मुब्तला हैं, वो मैं कुछ उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल सेंस देना चाहता हूँ। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब और उनके जितने अहलकार हैं, उनका पूरा जो निज़ाम है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सच के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग कर रहा है। और बावजूद इसके कि इन्होंने तहरीक इंसाफ से इंसाफ इमरान खान का जो बैट और बल्ला है वो छीन लिया है, और इसके बाद इन्होंने अपने हिसाब से तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, बहुत कन्फ्यूजन और डिसअरे का शिकार कर दिया है। और इनके जो ख़ास व ख़ास जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं साउथ पंजाब के अंदर कि इस वक्त मेरा मुकाबला तहरीक इंसाफ से नहीं है। वो तो तहरीक इंसाफ को उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। वो कहते हैं मेरा मुकाबला नवाज शरीफ के साथ है। ये तभी एक ऑप्टिक और नैरेटिव शेप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि बावजूद इसके कि बल्ला छीन लिया है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने, चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सारा का सारा सिस्टम है वो शदीद खौफ, हैजान, कंफ्यूजन और कयास का शिकार है। एक पैनिक की सी उनकी फीलिंग है, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे उन्होंने क्या करना है। चीज़ें उनके जिस तरह से वो चीज़ों को चाहते हैं, चीज़ें कंट्रोल में हों, आवाम डिप्रेस हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, बाहर निकलने की बात ना हो, इलेक्शन के दिन का लोग बाइकआउट कर दें, वो तमाम सूरत हाल जो है वो पूरी नहीं हो रही। और उनके पैनिक का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मंडे के दिन अचानक सडनली इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बैरिया, दिस एंड दैट, बीकन हाउस वगैरह, सब के सब जो है वो बंद हो जाते हैं। और कहीं से कोई बटन उनका जो है दब जाता है, जिसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाते। कभी कहते हैं खतरा है, कभी कहते हैं खतरा नहीं है। ये उसी वक्त होता है जब आप शदीद पैनिक का शिकार होते हैं। अब जब मैं आगे आपको बहुत सी डेवलपमेंट्स बताऊंगा तो साथ साथ मैं साथ शायद एक्सप्लेन भी कर सकूं कि इतना पैनिक और इतना हैजान जो है वो क्यों है। ये भी कहना ज़रूरी है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके अहलकार और ये छोटे मोटे जो हैं इस जंग में, जो ये जंग कर रहे हैं सच के खिलाफ, झूठ की जीत की जो जंग ये कर रहे हैं, अगर इसमें ये कामयाब हो जाएंगे तो ये इनकी 75 बरस की सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी शिकस्त होगी। क्योंकि हम सब जो इनके खिलाफ जंग कर रहे हैं, हम जो इनके विक्टिम्स हैं, हम अगर ये जंग जीतेंगे तो हम इनको बचाएंगे और इनकी आने वाली नस्लों को बचाएंगे। वरना ये निज़ाम जो है, जब सच ही किसी निज़ाम से तबाह हो जाए, सच ही को शिकस्त हो जाए, एक निज़ाम के अंदर झूठ को कामयाबी हो जाए, उसको फतह हो जाए, तो वो निज़ाम कितनी देर तक चल सकता है। लेकिन ये बेवकूफ़, ये नादान, ये नासमझ जो है, इसे समझने से नाकाफ़ी है, समझ नहीं इनको आ रही। बहरहाल इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, इमरान खान साहब से उसका आगाज़ करूँ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जिसका ताल्लुक है कि गुज़श्ता 48 घंटे से मैं कहाँ झक मार रहा था। जहाँ मैं झक मार रहा था उसमें मैंने तहरीक इंसाफ का एक इंटरनेशनल जो सेमिनार था उसको भी मैंने मॉडरेट किया। जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही वो इंटरेस्टिंग सेमिनार था जिसमें दुनिया भर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर से पार्टिसिपेट किया, उसमें एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर खालिद महदूम हैं, उन्होंने वहाँ से पार्टिसिपेट किया। उसमें समी हमेदी जो हैं उन्होंने बरतानिया से पार्टिसिपेट किया। और मुझे उस सेमिनार को कंडक्ट कर बहुत मज़ा भी आया। मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत उसमें पर्सपेक्टिव थे। और वो तहरीक इंसाफ की जो आप अगर जाएंगे, जो इनका पीटीआई ऑफिशियल है, उसमें लाइव ब्रॉडकास्ट जहाँ है वहाँ वो आपको उसकी सारी की सारी जो फुटेज है वो सारी वीडियो उसकी आपको मिल जाएगी। वहाँ से मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे अपने वीलॉग्स के अंदर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा लाना चाहिए। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और कोई और ला भी नहीं रहा उसको, इसलिए उसको मुझे उसका जिक्र जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। अभी मुझे आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि मैंने 2 दिन पहले जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर जिस फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जिस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में, जिसका पाकिस्तान के ह्यूमन राइट के साथ, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ ताल्लुक था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मुझे बोलने का भी मौका मिला, वहाँ डिस्कशन भी हुई। वहाँ पर इंटरसेप्ट के ब्यूरो चीफ रायन ग्रिम, जिनसे आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, बिकॉज इंटरसेप्ट ने साइफर के हवाले से स्टोरी निकाली, पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो असला बेचा उसके हवाले से स्टोरी निकाली, और बहुत उन्होंने एक बॉम्बशेल स्टोरीज उनकी थी। तो रायन ग्रिम भी वहाँ पे थे, एरिक स्पर्लिंग जो एडिटर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्ट फॉरेन पॉलिसी के, वो भी वहाँ पे थे। बहुत से पाकिस्तानी डायस्पोरा के इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पे थे।
اس کی جو कंप्लीट फुटेज थी वो मैंने प्लेस की जीवीएस न्यूज़ पे। उसकी बड़ी डिमांड भी थी बिकॉज बहुत से लोग उसको देख नहीं सके थे। मैंने वो कंप्लीट फुटेज वहाँ रखी और बहुत उस पर बहुत मेहनत से उसको एडिट किया गया। उसमें बहुत सी इंसर्ट्स डाले गए, बहुत सी उसमें पिक्चर्स हैं। इट्स अ गुड सब्सटेंटिव डिस्कशन। मुझे मायूसी है कि चूंकि अंग्रेजी लोग, आप में से बहुत से लोग अंग्रेजी के नाम से ही डरते हैं और अंग्रेजी शायद पसंद नहीं आती, हैबिट नहीं है, उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसको यहाँ बाहर से कहने में 65,000, असल में इसको कुछ 70,000 कुछ लोगों ने इसको अब तक देखा है। लेकिन ये एक बहुत ही सब्सटेंटिव डिस्कशन है। आप इसको पूरा नहीं देख सकते, इट्स लॉन्ग डिस्कशन, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। इसमें वो जो पार्ट जहां मेरे और रायन ग्रिम के दरमियान क्वेश्चन आंसर्स हैं और डिस्कशन है, उसको जरूर देखें। रायन ग्रिम पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या एडवाइस करता है, अमेरिकन सिस्टम के बारे में क्या कमेंट करता है, पावर बैलेंस के बारे में, उसको देखें। ये एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है और मेरी ये बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं आप में लोगों के अंदर इंग्लिश का जो कंटेंट है, उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो हैबिट है या उसकी जो फैसिलिटी है, उसको मैं पैदा कर सकूं। असर हाजिर में ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है किसी कौम के लिए कि उसको एक कम से कम इंटरनेशनल ज़ुबान जो है उस पर उसको अबूर हो, उसके साथ उसकी एक फ्रीक्वेंसी हो, कनेक्ट उसके साथ हो। और पाकिस्तानी लोगों के लिए तो ज़ाहिर स्पेनिश नहीं हो सकती, फ्रेंच नहीं हो सकती, जर्मन नहीं हो सकती, अरबी नहीं हो सकती। हमारे लिए अंग्रेज़ी ही हो सकती है बिकॉज अंग्रेज़ों की गुलामी का अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ है वो 200-150 बरस का, तो वो ये है कि अंग्रेज़ी का एक ढांचा वो पीछे छोड़ गए। अब ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी जुबान के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा फजूल का प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसमें लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि हमारी जुबान उर्दू है, हमें उर्दू। उर्दू सिर्फ एक रियासत की जुबान है दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा किसी और रियासत की उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जिसकी वजह से इसकी तमाम नशर व इशात जो है, इसके अंदर जो भी डिस्कोर्स है, उसके ऊपर पाकिस्तान की जो उमरा हैं और जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, उसको इसके डिस्कोर्स के ऊपर बड़ा कंट्रोल हासिल है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बार नए सिरे से क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने चाइना से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं मई के बाद, जिसको गेटवे कहा जाता है, उसके जरिए की विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं, जो आप में आपसे बहुत से लोगों को पता है इसको। तो मतलब ये कि इनको इस पूरे इसका डिस्कोर्स चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे लिटरेचर का हो, अखबारों का हो, टीवी का हो, इस पे पाकिस्तान की जो गवर्निंग एलीट है उसको कंट्रोल हासिल है। अनलाइक स्पेनिश एंड फ्रेंच, 25 कौम जो मुल्क हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, 24-25 ममालिक जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 24-25 ममालिक जो हैं, 22 ममालिक जो हैं वो अरेबिक बोलते हैं। तो ये जो ज़ुबानें एक मुल्क से बाहर होती हैं, फिर उनका उसी हिसाब से उनके ज़राए इब्लाग और उनका लिटरेचर जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से आता है। जिस तरह से इंग्लिश का हर तरफ से आता है, यूरोप से भी आता है, अफ्रीका से भी आता है, चीन से भी इंग्लिश में आपके पास चीज़ें आती हैं, बरतानिया से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, कनाडा से आती हैं। तो जब एक ज़ुबान जो है वो सिर्फ एक ही रीजनल लोकेलिटी के अंदर होती है तो उसके अंदर डेप्थ नहीं होती। पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, मतलब खाली इंग्लिश नहीं होगी, ऑफ कोर्स उर्दू भी होगी, पंजाबी भी होगी। असर हाज़िर में कौमें मल्टीलिंगुअल हैं और आप लोगों को इंग्लिश का जो कंटेंट है उसकी आदत जो है वो डालनी चाहिए। वैसे भी लोग लेक्चर देते रहते हैं, कहते रहते हैं इंग्लिश में करें। मैंने इसीलिए इंग्लिश चैनल को मैंने बनाया भी आपके सामने, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट भी डाला। लास्ट वीडियो जो थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, उसको बहुत लोगों ने देखा। लेकिन लोग बहुत कम देखते हैं। आप जब मेहनत भी करते हैं, आपको उस मेहनत का कोई सिला या कोई रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिल सकता। ये बहुत सब्सटेंटिव वीडियो है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स में दूंगा। इसे आप लोग ज़रूर देखने की कोशिश करें और फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। और जो डिस्कशन खास करके मैं चाहता हूं कि रायन ग्रिम के साथ जो डिस्कशन, और रायन ग्रिम को इनकरेज भी करें। ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें रायन एक उभरता हुआ स्टार है यहाँ इस वक्त वाशिंगटन के अंदर, एंड ही इज मूविंग इन वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल्स। उसको बड़े गौर से देखें कि वो क्या क्या रहा है अमेरिकन सिस्टम के हवाले से। अब आ जाऊं मैं बहुत सी डेवलपमेंट्स में। सबसे पहले तो इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो अभी हमें खबर आनी चाहिए कि आज के दिन में अडयाला जेल के अंदर जहां साइफर की क्या प्रोग्रेस मजीद हो चुकी, जहां कल जो बहुत तूतू में उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जनाब सुहेल महमूद साहब, बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही लो की, वो वहां पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। उनके सामने एक रिटन स्टेटमेंट मौजूद थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन के वकील जो हैं, जो बहुत असर्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की।
जब फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठे देख रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने देखा तो उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें पढ़ाने की कोशिश ना करें। उस पर रिजवान अब्बासी साहब ने क्वेश्चन रेज किया कि मैं क्या गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि रिजवान शाह फॉरेन सेक्रेटरी पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, उसने जो स्टेटमेंट दी है उसके सामने मौजूद है, आप मजीद उसके मुंह में अल्फाज जो हैं वो ना डालें। उसमें एक स्टैंड ऑफ सा था जिसमें जज साहब भी शामिल हो गए, फिर इमरान खान साहब वहाँ पे आए, उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। खैर ये मसला विड्रॉ हो गया जब जज साहब ने रिजवान अब्बासी साहब को रोक दिया। रिजवान अब्बासी साहब भी बैक ऑफ कर गए। दूसरा जो इसका अनप्लेजेंट सीन था वो वहां था जहां जेल सुपरिटेंडेंट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे, उन्होंने इमरान खान को मीडिया के रिपोर्टर से बात करने से रोका। उसमें इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा आया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा जनाब मैं मीडिया से क्यों बात नहीं कर सकता, ये तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे इसका राइट दे चुकी है। उस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ऊपर से बुला लिया अपने सुपरिटेंडेंट को, और उनका कहना यह था जी हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं मिले। ये इतने जाहिर है कि जब आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके दिमाग गोडे गिड्डों में बैठ जाता है। दो दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि आप खुफिया ट्रायल नहीं कर सकते, मीडिया से शहरियों से छुपा के ट्रायल आप नहीं कर सकते। पहला फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने दिया था 22 या 23 नवंबर 2023 को ये फैसला, जिसके बाद सारा का सारा जो साइफर ट्रायल पहले हुआ था उसको ख़त्म करना पड़ा था। नए सिरे से ये जो स्पेशल कोर्ट है अबुल हसन साहब की, इसको नए सिरे से वो ट्रायल रिसरेक्ट करना पड़ा। लेकिन 14 दिसंबर को इस स्पेशल कोर्ट ने दोबारा ये कह दिया कि इसमें मीडिया नहीं होगा। पीटीए को भी ऑर्डर इशू कर दिए, पैमरा को भी इशू कर दिए, इवन जो अलीबा खान उज़मा खान यहाँ पे आती हैं उनको कह दिया कि आप इसके हवाले से बाहर कोई कमेंट नहीं कर सकते। फिर 12 जनवरी 2024 को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें कहा कि ये खुफिया ट्रायल जो है ये इलीगल है, इनवैलिड है। अब जो अच्छा, अब ये जाहिर है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जो अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट को नहीं पता। लेकिन वहाँ वो फरमा रहे थे कि जी हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई इंस्ट्रक्शन इस हवाले से रिसीव नहीं हुई। तो मैं मतलब आके मतलब जज साहब ने इनको बताना था क्या करना था। इन यानी कि आपको ये भी बताऊं कि जो 22-23 नवंबर का फैसला था मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के डिविजनल बेंच का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पहले तो 12 जनवरी को कहा कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे अब चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे के दिन चैलेंज ये किया है कि मियां गुल हसन साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का फैसला था उसने ट्रेवल बियॉन्ड किया है, कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे चली गई है, जो उससे रिलीफ मांगी नहीं थी वो दे दी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब सुप्रीम कोर्ट से मैं एक्सपेक्ट करता था कि मंडे के दिन में काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका एक बेंच बनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने उसका बेंच जो है वो नहीं बनाया। काजी साहब बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि उनका 13 जनवरी का जो डिसीजन था, बैट लेने वाला फैसला, उसके बाद काजी साहब जो हैं वो बहुत ही तनकीद का निशाना बने हैं, बहुत परेशान है उस हवाले से। और उनकी परेशानी का जो मैनिफेस्टेशन है वो इससे आपको पता चलती है कि हुकूमत ने बाकायदा एक कमेटी बिठाई, FIA, IB, पुलिस, ISI, पता नहीं कौन कौन, वो उन कमेटी बिठाई, और उस कमेटी जो है वो बिठाई कि जज साहिबान के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। वैसे ही और बात है कि इस रिजीम ने जज साहिबान के इस्तीफे ले लिए, मतलब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा उनसे उनको प्रेशराइज किया गया, उनको 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 हरास किया गया, उनको थ्रेटन करके उनका इस्तीफा जो है वो उनसे ले लिया गया। इसी तरह से मज़हर अली अकबर नकवी को स्कैंडलाइज करके उनका इस्तीफा ले लिया गया। और जजेस के बारे में मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, लाडला, हमटी डमटी, हर किस्म की बात कहते फिर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कोई रिएक्शन, हाँ जजों की ऑडियो निकलती हैं, उनकी वीडियो बनती हैं, उनके खिलाफ बाकायदा अदालतों में केसेस लाए जाते हैं, उनके खिलाफ टेलीविजन के ऊपर जो है उनकी ऑडियो रिलीज करते रहे। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई कंटेम्प्ट नहीं है, वहाँ नहीं लगता कि मीडिया में कोई गलत चीज़ हो रही है। लेकिन 13 जनवरी का जो तारीख तरीन दिन था पाकिस्तानी जुडिशरी का, जहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल फैसला हुआ, बैट विड्रॉ करने वाला, छीनने वाला, बैट छीन लिया गया, चोरी कर लिया गया, उस फैसले के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई है उस पर अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने DG जो PTI है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, नाम उनका मेरे से मिलता जुलता है, शमीम पीरजादा मेरा ख्याल उनका नाम है, उनके साथ बैठ के 5-6 लोगों के साथ बैठ के उन्होंने किए, सारे गुमसुम लग रहे थे। और साथ एक साइबर सिक्योरिटी के डायरेक्टर साहब जो हैं FIA के, उनके साथ बैठ के मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हर दिन पहले से ज़्यादा परेशान लगते हैं, और लगता है कि पिछले चंद महीने में मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बहुत ही ज़्यादा एजिंग हो गई है। उससे पहले वो फिर कुछ हंसते मुस्कुराते लगते थे, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी ने हंसते मुस्कुराते देखा है, क्योंकि रोज़ ही जब इतना झूठ उनको बोलना पड़ा है, आखिर कुछ तो इंसान के ऊपर उसका जो है वजन पड़ता होगा। अभी मैं बताने लगा हूँ कि जो सबसे बड़ा लेटेस्ट झूठ है वो क्या है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है FIA ने। FIA भी जब रिसर्च करने लग जाए उसने देखिए रिसर्च का क्या होगा, कमाल नहीं हो गया होगा। तो FIA ने रिसर्च किया 500
अकाउंट सोशल मीडिया के ढूंढे हैं, उसमें आई एम श्योर कि मेरा भी अकाउंट होगा। और इन सब लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है। पता नहीं हमें बंद ही कर देंगे टोटली। पहले ही वैसे गेटवे इन्होंने बनाया है, उससे हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बंद ही करने लगे। तो और उसके अलावा जो पाकिस्तान में मजलूम इनके हाथ आ रहे हैं सोशल मीडिया वाले, जिसमें मेरा ख्याल है जिसमें बहुत से लोग हैं, उसमें शिफा यूसुफजई भी है, उसमें और बड़े लोग हैं, मुझे पता चला है उनकी। मैं देख रहा था उसके किसका मतीन का मैं देख रहा था मेरा ख्याल है वीलॉग उस हवाले से। तो उन सबको डालने लगे हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, नो फ्लाई लिस्ट के अंदर, 500 लोगों को। हमें तो चले बाहर ही कुछ करेंगे हमारे खिलाफ, लेकिन उनको डालने लगे उस लिस्ट के अंदर। कि इन सब ने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर या उनके जुडिशरी जो है, ये नहीं कह रहे, डरे हुए इतने हैं, घबराए हुए इतने हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब के 13 जनवरी के फैसले के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई, मैं सच बोलूँ तो अच्छा। लेकिन ये है कि बहुत उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो भी देख लें कि अगले लेकिन जो झूठ है, ये तो चले झूठ है ही, झूठ ही सारा है, सच तो कोई है ही नहीं। लेकिन जो मजे की बात है, जिसका कि नहीं कोई मुकाबला ही नहीं आप कर सकते, आप हैरान परेशान होकर आप सोचते हैं, अपनी उंगलियां दांतों में डाल के सोचते हैं कि कोई ऐसी भी बात आपके मुंह के ऊपर कर सकता है। वो है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, और उनके साथ पीटीआई के जो डीजी हैं, वो वहाँ ये फरमाते हैं, मीडिया को ये बताते हैं कि ये इंटरनेट का जो बार बार ब्रेक डाउन होता है, ये शाख मछली आके काटती है, नीचे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमने नए सिस्टम लगाए हैं, वो अपडेट का मसला है, और उस वजह से ये टेक्निकल फेलियर होता है। अब कौन है मतलब जो इस बकवास पे यकीन करता है, मगर टेक्निकली फेलियर होता है। लेकिन उसमें देखें कि यानी झूठ बोलने की इतना दीदे दलेरी है कि उसके बाद ये भी फरमाते हैं कि ये जो सिस्टम अपडेट चल रहा है, ये चूंकि 2-3 महीने तक ऐसे ही चलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वही कह रहे हैं कि जो 3 दफ़ा हमने 17 दिसंबर को इन्होंने सिस्टम बैठा दिया जब पीटीआई का वर्चुअल जलसा था, फिर 7 जनवरी को इन्होंने बैठा दिया, फिर अभी इन्होंने 20 जनवरी को जब पीटीआई ने दोबारा अपनी वो मीटिंग मीटिंग की थी जिसमें 12 पीटीआई के लोग थे, फिर उन्होंने उसको बैठा दिया। लेकिन अब ये नहीं कह रहे कि आगे नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक सूरत हाल इसी किस्म की रहेगी। इसका मतलब है कि इन्होंने अंदाजा ये लगाया है कि अगले 2-3 महीने में ये जो इलेक्शन का ड्रामा करवा रहे हैं, जिसको इमरान खान ने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस है, उस मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस के बाद भी इनको लगता है कि हमें इसी तरह से बार बार इंटरनेट को डाउन करना पड़ेगा। एक तो ये इंटरनेट को डाउन करेंगे, मेरा ख्याल है 7 फरवरी 8 फरवरी को भी इंटरनेट को डाउन कर देंगे, ये उससे पहले भी डाउन करते रहेंगे। उसकी उन्होंने अब एक एक्सक्यूज ये बना लिया है कि हमने कोई नया ऐसा अपडेट लगाया है जो सिस्टम हमसे चल नहीं रहा, उस सिस्टम की प्रॉब्लम है। जिस सिस्टम में इतना झूठ बोला जाए, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि झूठ की या सच के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। और अगर ये लोग यकीन करें कि अगर ये इस जंग में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल जो है वो बाकी रह जाएगा। अच्छा, अब एक डेवलपमेंट वो भी है, जहां इमरान खान साहब ने उन्हीं रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, जब जेल सुप्रीम कहता है कि इनसे आप बात नहीं करें, आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, तो वहां पर इमरान खान साहब ने ये मैसेज भिजवाया कि एक तो उन्होंने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस है, लेकिन उन्होंने संडे को लोगों को कहा है बाहर निकलने के लिए। ठीक। अब इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त भी 15 दिन रह गए हैं इलेक्शन को। अगर आप 7-8 दिन जनवरी के हैं, 7 दिन उसके बाद जो है फरवरी के हैं, फिर 8 तारीख आ जाती है, जिस इलेक्शन के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद नहीं होने। वकार मलिक साहब ने बरतानिया से कह दिया है कि उस दिन मैसेकर हो जाना है, बहुत बड़ा ब्लड बाथ होगा, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाएगा। हर किस्म की लोग जो है उनको खबर मिल रही है, ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं, चाहे में गोइयाँ हो रही। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि लोग बाहर निकलें, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोबारा फिर उसके बाद बाहर ही रहें। अच्छा, अभी इसमें देखने में ऐसा लगता है जैसे इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा अल्टीमेटम थ्रो कर दिया है सिस्टम को। हकीकत यह है कि ये इलेक्शन है, इस मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं 2 महीने लोग बाहर ही होते हैं, जुलूस जलसे रैलियां ड्रामा, मतलब सड़कों पे धमाल हो रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मरा हुआ सैड इलेक्शन है, कब्रिस्तान की तरह की सूरत हाल है, जिसमें 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के जलसों से बिलावल और मरियम खिताब करते फिर रहे हैं। बाकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसको बंद करके रखा हुआ है। अब जब इमरान खान ने कहा है कि लोग बाहर निकले, तो ऐसा लगता है कि कोई जल्जला आ गया है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो कर दिया है, कोई बहुत खौफनाक चीज़ कर दी है, और जिससे मजीद इनके ऊपर पैनिक है कि आपने लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। अब ये देखना है कि लोग कैसे निकलेंगे, बिकॉज जिस किस्म का जबर इनका है, उसमें ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। तहरीक इंसाफ को कोई खास किस्म की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी चाहिए होगी कि संडे यानी 28 हो जाएगी मेरे ख्याल संडे को, 28 जनवरी को लोग निकलें, और 28 जनवरी के बाद तो फिर इलेक्शन को सिर्फ 10 दिन जो है वो रह गए होंगे। अच्छा जी, ये तो हुई बात इस चीज़ की। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप ये देखें कि कॉलेजेस का जिक्र हो गया। डॉन अखबार ने, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डॉन अखबार ने एक सर्वे किया इलेक्शन के हवाले से। सर्वे बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ा ब्रॉड बेस्ड सर्वे है, बहुत अच्छा उन्होंने उसकी समरी लिखी है, मैं भी आपको उसकी हेडलाइन वगैरह भी दिखाता हूँ। लेकिन डॉन के एडिटर सर्वे के जब रिजल्ट आ गए, तो डॉन के एडिटर्स इतने इतने घबरा गए, इतने डर गए कि हम, उन्होंने जो हेडलाइन उसकी बनती थी वो नहीं बनाई, उन्होंने हेडलाइन हेडलाइन उसकी कुछ और बना दी।
اصل چیز اس میں سروے سے جو نکلی ہے ڈان کی، وہی نکلی ہے کہ ڈان کے اپنے جو ریڈرز ہیں ان سے جب الیکشن کے بارے میں پوچھا گیا، آخر میں جا کے مر مر کے بڑے خوف سے انہوں نے ڈان میں پبلش کیا ہے، تو اس میں سے 67% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو اس الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور صرف 16% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، اور 9% لوگ ایسے ہیں جو پی 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 کو سپورٹ کرتے ہیں بلاول اس کو۔ یہ مجھے پتا ہے کہ جیسے انگریزی پسند نہیں ہے لوگوں کو، اسکرین شیئرنگ بھی لوگوں کو زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن یہ میں پہلے آپ کو دکھاؤں، یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا اس کا۔ میں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ڈان سروے واز پروفیشنل اینڈ کمپریہنسو بٹ ایڈیٹرز ور ٹمڈ، یعنی بزدل تھے in not telling upfront that more than 67% of Dawn readers support Imran Khan and only 1.2% approved of the PDM parties۔ جو پی ڈی ایم کی پرفارمنس تھی اس کو صرف ایک اشارے کے 2 لوگوں نے پسند کیا۔ اب یہ ایکچوئل دیکھیں، بڑی خوبصورت انہوں نے ویسے ماشاءاللہ یہ گرافک اس کی بنائی ہے، یہ بڑا اچھا سروے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سروے ریزلٹس میجورٹی آف ڈان.com ریڈرز ول ووٹ ان فیبرری 8 polls بٹ ڈسٹرسٹ الیکٹورل پروسیس۔ اچھا، اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہے، پھر بتایا ہے کہ ایج کیا ہے جس میں لوگوں کی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر اس میں لوکیشنز ان کی دے دی ہیں انہوں نے، پھر کی ٹیک اویز دے دیے ہیں، سوشو پولیٹیکل کانٹیکس دے دیا ہے، ول یو ووٹ ان دی اپ کمنگ جنرل الیکشنز، پھر وہ آ گیا ہے اس میں سارا ذکر، اف یو وونٹ ووٹ وائی وہ آ گیا ہے، پھر یہ کہ نن آف دی ابو ہونا چاہیے سوال، وہ ذکر آ گیا ہے، ڈو یو تھنک نن آف دی ابو، یہ سارا۔ اچھا، وچ پارٹی ڈو یو کرنٹلی سپورٹ، ہم نے آخر میں جا کے پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں a significant 76.34% of those surveyed have labeled the PDM's performance as very poor with only a mere 1.28% viewing it as excellent۔ اچھا، پھر یہ سارا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا چھپا کے انٹرسٹنگلی the main beneficiary of this public discontent appears to be پی ٹی آئی، ڈر ڈر کے لکھا ہے کہ پبلک ڈسکنٹینٹ سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، led by former Prime Minister Imran Khan garnering support from 67.33% of the respondents۔ Which political party do you currently support؟ یہ سب سے اوپر پی ٹی آئی ہے، پھر پی ایم ایل این کے 16% ہے، یہ 16.38%، یہ دیکھیں 67.33، یہ پی 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 کا 9.5% ہے، یہ جماعت اسلامی کے 3.8% عمران ہے۔ یہاں میں اسٹاپ شیئرنگ کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں کہ سسٹم جو ہے اس کو باوجود اس کے کہ بلہ چھین لیا ہے، باوجود اس کے کہ ظلم اور استبداد کی انہوں نے انتہا کر دی ہے چودھری نظام الدین میں، پاکستان کی تاریخ میں جو میں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا جو میرے وہاں پہ مجھے ایک پریزنٹیشن کرنے کا موقع ملا، میں نے اس میں وہاں پہ آڈینس کو یہی بتایا تھا کہ منافقت میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہا پاکستان میں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، پاکستان ایسا ہی ہے، اتنا منحوس، اتنا گھٹیا، اتنا کمینہ ملک کے نہیں تھا۔ یہ جو کچھ پچھلے 22 مہینے میں ہوا ہے، جس طرح سے یہاں سچ کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے، جہاد کر رہے ہیں یہ سچ کے خلاف، ایسا یہاں پہ نہیں ہوا۔ آپ اس کو دیکھیں، پینک ان کو کیوں ہے؟ یہ ڈان کا سروے ہے، آپ کو پتا ہے کہ ڈان بہت ہی کوشس ہے، رسپانسبل ہے، یہ ڈان کا سروے 70%، یہ ڈان کا سروے ہے جس میں آلموسٹ 70% جو ہیں وہ تحریک انصاف کو لوگ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اور آپ سروے، باقی پھر سروے کون سے جھوٹ تھے؟ باقی بھی تو سروے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 7، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں 60% سے اوپر، باقی سروے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان کو 70% سے زیادہ کی سپورٹ ہے، شاید 80% سے زیادہ کی سپورٹ ہے۔ اگر ڈان جیسی کوشس پبلیکیشن کے سروے مر مر کے مارے خوف کے لکھا نہیں گیا ڈان سے نیچے، یہ اچھا اگر نارمل سرکمسٹانسز میں ہیڈ لائن کیا ہوتی؟ ہیڈ لائن وہ ہوتی جو ڈان نے بنائی ہے کہ اتنے لوگ الیکشن کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہیڈ لائن یہ ہونی تھی کہ آلموسٹ 70% پیپل سپورٹ عمران خان تحریک انصاف۔ پر یہ حالات ہیں، اس لیے سسٹم بہت سخت اضطراب کا شکار ہے۔ بندوبست انہوں نے سارا کیا ہوا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، عمران خان پہ 200 کیسز ہیں، مطلب بلہ چھین لیا ہے، پوری ان کی تیاری ہے۔ میرا خیال ہے اپنا باقاعدہ وہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد سب لوگوں کو خرید لیں گے، ان کو زبردستی 50 لوگوں کو آئی پی پی میں ڈال دیں گے، کچھ کو پی ایم ایل این میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سارے ان کے منصوبے ہیں، سب ان کے منصوبے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود ہیجان و خوف کا شکار۔ اب میں تھوڑا سا اس کے ذکر کر دوں کہ نواز شریف صاحب نے مانسہرہ میں خاصا ریسپیکٹیبل کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ اب تک جتنے بھی جلسے مریم بی بی نے یا نواز شریف نے پی ایم ایل اے نے کیے ہیں، اسٹارٹنگ فرام اوکاڑا، حافظ آباد، خانے وال جنکشن، اس میں سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل کراؤڈ کیا تھا، اور یہ بڑی سیف بیلٹ ہے، جو صفدر صاحب بھی یہاں پہ تھے، یہ ہمیشہ سے ہزارہ کی بیلٹ میں نواز شریف صاحب کو سپورٹ تھی، لیکن وہاں بھی خیر تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پہنچ گئے، لیکن اچھا ریسپیکٹیبل ان کا کراؤڈ تھا نواز شریف صاحب کا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ پورا سسٹم، جو میں نے کہا تھا نا کہ ہمٹی ڈمٹی had a great fall, all the king's men, all the king's horses couldn't put Humpty Dumpty together again۔ اب آپ کو کلیئرلی انہیں، جب ہمٹی ڈمٹی کی نظم بچپن میں ہم نے پڑھی تھی تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمٹی ڈمٹی کی کلیئر زندہ سلامت مینیفیسٹیشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی شکل۔ پورا نظام جو ہے وہ الٹا لٹک کے نواز شریف صاحب کو پاپولر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن ہر دن آپ کو نواز شریف صاحب کے برے حالات جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر پرابلم کیا ہے مانسیرا؟
नवाज शरीफ साहब ने वही कहा है कि अगर मेरी हुकूमत ना ख़त्म होती 2017 में तो डॉलर 104 रुपये का रहता, आज कोई अनएम्प्लॉयड ना होता। किसी ने अगर तरक्की देखनी है तो मोटरवे देख ले। तहरीक इंसाफ ने 10 साल में यहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा, वो जो हेल्थ पॉलिसी की, जो हॉस्पिटल का सिस्टम इंप्रूव किया, जो एजुकेशन के लिए काम किया, वो सब कुछ किसी खाते में नहीं आता। नवाज शरीफ साहब और भी बहुत से लोग पाकिस्तान में तरक्की को सिर्फ और सिर्फ इसे कहते हैं मटेरियल स्ट्रक्चरल कंक्रीट फॉर्म में देखते हैं। जब तक सड़क नहीं बनती, नवाज शरीफ साहब की तरक्की का तमाम तर पैमाना यह है कि सड़क कितनी बनी है, ब्रिज कितने बने हैं, अंडरपासेस कितने बने। नवाज शरीफ साहब की कोई ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ किसी किस्म का शऊर कितना मिला, हेल्थ के लिए क्या काम किया, हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, फ्लड के लिए क्या किया, कोविड को कैसे मैनेज किया, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इकॉनमी का क्या किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया, ये कोई भी चीज़ नवाज शरीफ साहब के लिए मैटर नहीं करती। बालाकोट के बाद क्या किया इमरान खान ने, कितनी बहादुरी का मजाक। नवाज शरीफ साहब का जो पैमाना है वो ये कि पुल कितने बने, ब्रिज कितने बने। और उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जब आएगी तो मैं हज़ारा मोटरवे को जाके गिलगित बल्तिस्तान के साथ जोड़ दूंगा। कमर्शियल सेंस उसकी हो ना हो, गाड़ी उस पर कोई चले ना चले, लेकिन मैं उसको वहां जाके उसके साथ जोड़ दूंगा और $1 बिलियन का मजीद प्रोजेक्ट जो है मैं ठोक दूंगा। अब उनके पास ये सारी कहानी सुनाते हुए नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव का प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब जब हट गए थे जुलाई 2017 में, तो उसके बाद भी शाहिद खाका नवासी साहब उनके अपने अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। टिल द एंड ऑफ द मई 2018 उनकी अपनी हुकूमत रही, पंजाब में भी और फेडरल में भी। उसके बाद ये पिछले 16-17 महीने की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले मिफ्ता इस्माइल थे, ये भी PMLA कंट्रोल्ड हुकूमत थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जहां भी जाते हैं वो ये कन्वीनियंटली भूल गए हर बात कि ये हुकूमत मेरी अपनी थी और मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है। और ये डॉन का जो सर्वे मैंने भी आपको दिखाया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1.2% पीपल थिंक कि PDM की जो 16 महीने की हुकूमत है, जो प्रिंसिपली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसकी परफॉर्मेंस से सिर्फ 1.2% लोग जो हैं वो उससे सेटिस्फाइड हैं। और 77% लोग जो हैं वो शदीद खार में, गुस्से में हैं कि PDM की ये हुकूमत बहुत फेलियर गवर्नमेंट थी। ये वो पैनिक है चौधरी निजामुद्दीन के लिए कि चौधरी निजामुद्दीन का जो मेन घोड़ा है वो मरा हुआ है, और चौधरी निजामुद्दीन ने इस घोड़े को जिताना है और इसको 100 सीटें देनी है। ये वो प्रेशर और इस्तराब है जिसकी वजह से कभी स्कूल बंद होते हैं, कभी कॉलेज बंद होते हैं, कभी ये टेंशन होती है, कभी सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन होता है। तो मतलब है कि जालिम डरा हुआ है कि मैंने जुल्म तो बहुत कर लिया, आगे क्या होना है। अच्छा जी, अब बिलावल जरदारी जो है वो जो साउथ पंजाब के तूफानी दौरे के ऊपर ये तासर दे रहे हैं कि मेरा मुकाबला सिर्फ नवाज शरीफ से है और PTI को वो बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, ये एक ऑप्टिक्स की गेम है। बाज़ अखबारों में लिखा है, मैंने बाज़ वीलॉग देखे हैं, बाज़ TV प्रोग्राम देखे हैं, जहाँ पर ये इमेज दिया जा रहा है कि बिलावल जरदारी भुट्टो ने साउथ पंजाब में बड़े इनरोड बना लिए हैं, उनको बड़ी रिसेप्शन मिल रही है। माई फुट, मेरा एक खासा, ज़ाहिर है मैं इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ और मुझे खासी अंदाज़ा है मुझे पंजाब की यूथ के अंदर और पंजाब के लोगों में बिलावल जरदारी भुट्टो के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। कुछ कल्चरल वजूहात इस किस्म की हैं। और बिलावल जरदारी भुट्टो के बारे में जिस किस्म की फीलिंग या इल्ज़ाम पाया जाता है पंजाब में, वो अमेरिका में भी अगर किसी के बारे में लग जाए तो उसका कम अज़ कम पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं। वो डॉक्टर ज़रूर बन सकता होगा, हॉस्पिटल में अच्छा उसका, या हॉलीवुड में अच्छा कैरियर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में बिलावल जरदारी भुट्टो की जो रेपुटेशन बन चुकी हुई है, उसके साथ पॉलिटिक्स में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपका फ्यूचर नहीं है। अब ये जो सारा ड्रामा किया जा रहा है कि वो 2,500 लोग इधर आ गए, 3,000 लोग उधर आ गए, उधर आ गए, ये वो ऑप्टिक्स का फ्रॉड किया जा रहा है। ज़राए इब्लाग के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जिला बड़े इनरोड्स PPP की बन रहे हैं, क्योंकि प्लान हुआ हुआ है कि PPP को सीटें देनी है साउथ पंजाब में 10 एक, और बलूचिस्तान में देनी है। क्यों देनी है, मजबूरी क्या है? क्योंकि 60 पूरी करके देनी है। 60 कैसे पूरी होंगी, क्योंकि सिंध की सीटें ही मतलब कराची और उसकी मिला के 61 सीटें हैं पूरे सिंध की, तो उसमें से कराची की 21 सीटों में से एक दो से ज़्यादा देनी बड़ी मुश्किल है। और यहाँ पहले भी 35 दी थी, तो चलो यहाँ कितनी दे देंगे, यानी सिंध की सीटें 40 हैं, 40 में से कितनी सीटें दे देंगे? 35 नहीं 36, 36 नहीं 37 दे देंगे, कराची से 2-3 दे देंगे, तो बाकी 60 कैसे पूरी होंगी? 60 देनी है, साउथ पंजाब में से देनी है सीटें, बलूचिस्तान से देनी है। उसके लिए एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ऑप्टिक्स का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिलावल जरदारी भुट्टो को अच्छी तरह से पता है कि वो मसलसल वोट की तारीफ करते फिर रहे हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि लोगों का वोट मैटर नहीं करता, और अब जो ड्रामा हो रहा है उसमें बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। अगर लोगों का वोट मैटर करता होता तो फिर तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया है, फिर तो उसकी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। आपने इमरान खान को जेल में डाला है। तो बिलावल बाकी जैसे कैसे भी हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ना पता हो कि वोट का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मेरे लिए मैनेजमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक मैनेजमेंट के लिए एक ऑप्टिक्स जनरेट करता हुआ साउथ पंजाब में ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं।
कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल सोलंकी साहब की बात खासी तफसील से हो गई है, और ये 500 लोगों का सोशल मीडिया क्रैकडाउन है, मुझे लग रहा है इसमें हमारा भी नाम होना है। हमें अब ये इन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वगैरह में तो पहले ही डाला हुआ है, अब पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक ये सिचुएशन है, अगले चंद घंटों में देखें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।